सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी इसको कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे फटाफट। ओके। आज हम लोग को ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में बात करना था, राइट? बीन सीड से चालू करेंगे। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड टिल द मोनोकॉट एम्ब्रियो। फिर हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन तक कंप्लीट कर लिया था। वी नीड टू स्टार्ट विथ आवर सीड्स। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे आ रही है वो है बीन सीड। ठीक है, फिर आएगा कैस्टर, मेज एंड ऑनियन सीड। तो ये इन चारों सीड्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रेडी? चलो बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर कट पता चल रहा है, इट इज अ किडनी शेप स्ट्रक्चर। ओके, बीन शेप जो है बीन सीड, इट इज अ किडनी शेप। ओके, एंड ब्राउनिश कलर में देखने मिलेगा, या फिर ऐसा लाइक पेल कलर ग्रीन, पेल ग्रीन टाइप ऑफ कलर में भी है। उसके बाद येलो ऑकर टाइप ऐसे कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकटिलेडनस सीड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, मीन्स व्हाट, देयर इज नो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, इट हैज बीन कंप्लीटली यूटिलाइज्ड। ओके, द सरफेस इज स्मूथ, कॉनकेव सरफेस जो होता है वो डार्कर देखने मिलता है, एंड इट हैज अ वाइटिश स्कार और हाइलम, अ स्मॉल पोर और माइक्रोपाइल, एंड अ फेंट रिज और राइफे। ओके, या फिर राइफे कह सकते हो। ये जो डायग्राम है एक्चुअली इसके बारे में बात चल रही है। ओके, दिस इज व्हाट द स्कार दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, आप लोगों को मैंने लाइक प्रीवियस लेक्चर में ही एंड होने के पहले जब इसके बारे में बताया था कि बीन सीड जो लेते हो आप लोग हाथ में लेंगे तो आपको ये सारे टेक्सचर्स फील होते हैं कि ये स्मूथ होता है, आउटर कवरिंग होते हैं। ओके, जो स्मूथ होती है, और यहाँ पे स्कार देखने मिलता है, और ये स्कार इज नथिंग बट तुम्हारे पास यहाँ पे हाइलर रीजन देखने मिलेगा, माइक्रोपाइलर रीजन देखने मिलेगा। यही सीड्स जब हम लोग लाइक सोक करके रखते हैं तो यही थ्रू this only the region micropyle is the region through that only the water absorptions and all ये सारी प्रोसीजर चलती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक रेडिकल इज ऑब्जर्व्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रैफे। फिर सीड इज कवर्ड बाय द थिक टफ ब्राउनी सीड कोट और टेस्टा। आउटर साइड की बात करें तो आउटर साइड इज अ टेस्टा, इनर साइड इज अ टेगमेन। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है वर्ड, अ थिन पेपरी ट्रांसपेरेंट टेगमेन लाइज बिलो द टेस्टा। क्लियर है ये दो पॉइंट? ओके, टेस्टा आउटर Yes, sir. साइड हार्ड, अंदर के साइड में पेपरी है। ओके, दैट इज अ टेगमेन। नेक्स्ट, द सीड कोट एंक्लोज द एम्ब्रियो। अब ये तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर हम बनाए ये जो हार्ड कवरिंग है, दिस इज द टेस्टा। ओके, और उसके अंदर एकदम फाइन मार्किंग अगर हम करें तो दैट इज अ टेगमेन। फाइन, टेस्टा एंड टेगमेन, और उसके अंदर फिर ये जो भी रीजन रहेगा उसको टच होके दैट विल बी लाइक कंप्लीटली एम्ब्रियो। ओके, so there is no other structures will be seen over here. एम्ब्रियो एक्सिस, और एम्ब्रियो एक्सिस को एक और टर्म है यहाँ पे, टाइगेलम इज कर्व्ड। इट इज द इट इज कवर्ड बाय द टू मैसिव कॉटिलिडन born over it in the region the cotyledonary node। ये वही डायग्राम है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, ये ऐसा वाला डायग्राम। तो ये जहां से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहता है इसी को कॉटिलिडरी नोड कहते हैं। ओके, दैट इज व्हाट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मींस। ओके, नेक्स्ट, one end of the embryo axis is called plumule, lies embedded between the two cotyledons, जैसे कि यहाँ पे एपिकोटाइल, फिर आगे ही जाके
ये बना के देगा प्लूम्यूल, ये हाइपोकोटाइल एंड देन रेडिकल। यही सारी बातें नीचे मेंशन की है, आप लोगों को दिख जाएगी। ओके, इट बियर्स द टू स्मॉल फोल्डेड लीव्स, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाता हूँ। जो प्लूम्यूल है, बट ऑब्वियस सी बात है, सी यहाँ पे दिख रहा है ये एपिकोटाइल वाला रीजन, कैन यू सी दिस एपिकोटाइल रीजन, यही आगे जाके प्लूमिल वगैरह बनाएगा, इसी से ही आप लोगों का लीफ एंड ऑल दिस ओरिजिनेशन इज गोइंग टू बी स्टार्ट। ओके, इसी के बारे में एक्चुअली बात चल रही थी, और यही से एक्चुअल में दैट रेडिकल हैज बीन आल्सो डेवलप्ड ओवर देयर। ओके, तो ज्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं, यू जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। मैं बताऊंगा एक क्विक रिवीजन कैसे करते हैं इसका। ओके, the other end of the embryo axis is radical protrudes out of the cotyledons, मतलब बाहर आ जाएगा cotyledons के and all. Okay, the part of the embryo axis lying between the radical and the cotyledonary node is called as a hypocotyle. Okay, define किया गया है, and between the cotyledonary node and the plumule there is a presence of epicotyle. Okay, the food store is the food is actually stored in the cotyledons. अब ऐसे इसको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। it is a kidney shaped structure, outer part is a smooth. Okay, there is a scar is present, that scar is nothing but an area of hilum and the micropylar region. Okay, now there is a seed coat present, outer side is a hard, that is called as a testa, inner side there is a fine papery layer is there. Okay, that is a tegmen, and inside there is a presence of embryo. ठीक है, अब एम्ब्रियो को डिफाइन करने की बात आ गई, मतलब कैसे करोगे, देयर आर टू कॉटिलिडन्स, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द टू कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड एज अ कॉटिलिडरी नोड. Okay, just above the quaternary node there is a presence of epicotyle which give rise to the plumule, and below that cotyledonary node there is a presence of hypocotyle which give rise to the radical. Radical emerges out. Okay, plumule एक्चुअल में क्या दिखाता है, तो इनिशियली लीफ प्राइमोडियल स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, एकदम सिंपल तरीके से बताया, या तो लिखने का तरीका है, डिफाइन करने का तरीका है, बाकी तो आपको सिंपल फॉर्मेशन में याद रखना जरूरी है। अभी कैस्टर के पास आते हैं। कैस्टर इज लाइक आपका बीन का जो ड्राइंग अभी गया या फिर डिस्क्रिप्शन जो गया ना, वो तो जनरल डिस्क्रिप्शन था ही, इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मेजोरिटी क्वेश्चन वाइज अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे लिए कैस्टर सीड्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसको निगलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से तो हमको सीड एक्चुअल में डाइकोट सीड होते कैसे हैं, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, ये डेवलपमेंट कैसे होता है, वो फिर मैंने आपको बताया था कि डाइकोट्स जब डेवलप्ड होते हैं तो उनका जो कॉटिलिडन्स है जिनके अंदर एक्चुअल में स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल है, वो ऐसे ऊपर आ जाते हैं, फिर जब तक प्लांट्स उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर देते, वो स्टिल इट इज रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंटल प्लांट। ओके, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। ओके, अब वो आपको पता भी है, वो कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है जो आपके स्क्रीन पे अभी। ओके, देखो डायग्राम को, पहला जो फोटोग्राफ है उसको देखो, कौन से देखोगे पहले फोटोग्राफ को, जो आपके ठीक राइट हैंड साइड में पहला फोटोग्राफ है, मतलब जो पहला जो डार्क डिजाइनर फोटोग्राफ जिसको हम लोग कहेंगे, एक यहाँ पे, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम नंबर 1। ऐसे काइंड के सीड आप लोगों ने देखे हैं, कैस्टर के सीड्स देखे हैं, इसके बाहर No, एक्चुअली sir. नहीं देखे हैं, ये एक्चुअली बहुत कॉमन है। ओके, वेरी कॉमन थिंग, इतने छोटे रहते हैं, लाइक अभी यहाँ पे जो मैं इतना एरिया दिखा रहा हूँ इतने ही छोटे होते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। ओके, और इनके बाहर से एक्चुअली एक ग्रीनिश कलर की कवरिंग होती है, ऐसे कांटेदार होते हैं। ओके, थॉर्न्स उनके ऊपर अपियर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ ओवर हियर, ऐसी कवरिंग होती है इनके बाहर से। ठीक है, ये कवरिंग इनिशियली जब ये लोग होते हैं तो ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में रहने के कारण दे आर ग्रीन इन कलर, वो सारी इनिशियल बातें हैं जब ये लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहते हैं तभी। ओके, और धीरे धीरे फिर ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये ड्राई होने लगती है, इतनी ड्राई होती है कि फाइनली बर्स्ट ओपन होती है। तो ये जब बर्स्ट होती है तब इसके अंदर का सीड जो है ये रिलीज किया जाता है, डिस्पर्स्ड किया जाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे ये देखने के लिए जाओगे तो, कैस्टर सीड। अब ठीक से देखना, देर इज अ लेबलिंग कॉल्ड एज अ कैरेंकल, इसके बेस, ये जो है ना ये इसका बेस है कैरेंकल। ओके, अब
ये जो सीड है इसको बीच में से चॉप कर दिया गया है, ओके, एलएस ले लिया गया है इसका। तो कैरंकल के ठीक नीचे ही आप लोगों को हाइलम देखने मिलेगा। और जैसे ही अभी सेकेंड डायग्राम हम देखेंगे, यू विल सी दैट आपको क्या वहां पे टेगमेन की लेयर दिख रही है, और टेस्टा तो है, ये तो ये पहले वाले डायग्राम में जो डिजाइन है दैट इज अ टेस्टा ओनली, ओके। लेकिन अब सेकेंड वाले डायग्राम में दो लेयर तो और अच्छे से विजिबल हो गई, एक टेगमेन और दूसरा है टेस्टा। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, ये वाले थर्ड वाले डायग्राम में टेस्टा रिमूव कर दिया है, तो वो कैसे दिखता है देखो, दैट इज कॉल्ड एज अ केर्नेल आफ्टर रिमूवल ऑफ द सीड कोट। मतलब सीड कोट अभी है नहीं वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज अ केर्नेल ओवर देयर, ओके। नाउ ठीक उसके अंदर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, दोज आर एंडोस्पर्म्स। और ये जो ऐसे लग रहा है ना ट्री के ब्रांच लाइक पैटर्न उसमें क्रिएट हो चुके हैं, दोज आर एम्ब्रियो, ओके, मतलब वो एक्चुअल में एम्ब्रियो है। इस तरीके से ये कैस्टर सीड है। खास करके जो एरिया स्पेसिफिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और दूसरा ये कैरेंकल, ओके। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको डिफाइन कैसे किया है ऊपर ग्रीन कलर में देखो, सेकंड पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, ओके। व्हाई दैट फेलो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेबलिंग, हमको अभी वो देखना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस बनाओगे यू विल गेट टू सी दोस particular type of questions coming in your modules also, okay। It is oblong mottled brown endodermis, एंडोस्पर्मिक एंड डाइकोटिलिडनस सीड, तो इसके पास भी एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रिजर्व देखने मिलेगा, ओके। सो इट इज कंसिडर्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड, डाइकोटिलिडन है ये भी, ओके। द नैरो एंड, ऑब्वियसली बात है ये नैरो है, नीचे का एरिया जो है ये ब्रॉड है, ऊपर का एरिया नैरो है, ओके। बियर्स ए बाइलोब्ड व्हाइट स्पॉन्जी कैरंकल, बाइलोब्ड कैसे आपको डायग्राम में पता चल गया होगा, खास करके सेकंड डायग्राम देखो, यू विल अंडरस्टैंड, ओके। ऐसे दिख रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट द बाइलोब्ड मीन ओवर हियर, कैरंकल कहते हैं उसको। कैसा है, व्हाइट स्पॉन्जी कैरंकल, ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है, व्हाइट स्पॉन्जी कैरंकल, ओके। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ हाइलम एंड माइक्रोपाइल जो होते हैं आपको इसी एरिया में लोकेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में क्या देखा था, बीन शेप जो था वो किडनी शेप इसके यही साइड में था, ओके। ये कौन सा साइड है बाहर वाला, व्हाट इज दिस साइड कॉल्ड एज अ कॉनकेव, यस और नो, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, लेकिन आउटर कॉनकेव इज लाइक लिटिल मोर कर्व्ड एज कंपेयर टू द इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर, ओके। और उसी के पास वो स्कार प्रेजेंट था, ओके। सो ये आपको यहाँ पे एक अलग से ही टर्म मिल गया है देखने के लिए, कैरंकल करके, जहां पे माइक्रोपाइल एंड हाइलम प्रेजेंट होते हैं। नाउ raphe develops from this part and proceed towards the broad end where it is bifurcates। raphe मतलब क्या, जस्ट एन elongated area जो कि ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, दिस एरियाज, ओके। दिस एरिया एक्चुअली कॉल्ड एज रैफेज, जो कि बाइफर्केट हो जाते हैं आगे जाके, ओके। अ थिक हार्ड बट ब्रिटल टेस्टा कवर्स द सीड, वही है टेस्टा की कवरिंग में, मतलब एक्सप्लेनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, इट इज हार्ड ओनली, ओके। बस एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे ब्रिटल करके, ओके। अ थिन पेरिस्पर्म लाइज बिलो इट, यही तो वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है वर्ड पेरिस्पर्म, क्योंकि ऊपर लिखा है एंडोस्पर्मिक, ओके। एंडोस्पर्मिक सीड है ना, मतलब उसके अंदर स्पेरिपर्म आपको वहां पे देखने मिल सकता है, लेकिन बहुत पतला, एंडोस्पर्म तो है ही उसके अंदर प्रेजेंट, लेकिन अभी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेरिस्पर्मिक सीड ऑल्सो, चलेगा। पेरिस्पर्मिक सीड बोल सकता हूँ मैं इसको, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल, Yes, sir. बिल्कुल बोल सकता हूँ, वहां पे पेरिस्पर्म प्रेजेंट है, भले वो कम लेयर में क्यों ना हो, पतली लेयर क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंट है। अब ये आपके लिए ब्लू जो लाइन यहाँ पे आ रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखो क्या लिखा है, अराउंड द कैर्नल, ओके, a thin perisperm lies below it and around the kernel, मतलब टेस्टा के ठीक नीचे आपको पेरिस्पर्म वाली लेयर देखने मिलेगी, मतलब ठीक यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे नहीं दिखाया लोग ने, इट हैज बीन नॉट शोन ओवर, आई होप द एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर। सी यहाँ पे लिखा है थिक हार्ड ब्रिटल टेस्टा कवर्स द सीड, दूसरा पॉइंट, अ थिन पेरिस्पर्म लाइज बिलो इट, ओके, एंड अराउंड द kernel। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कर्नल क्या है, टेगमेन, मतलब टेस्टा इज अ हार्ड कवरिंग,
ओके। ये नीचे की जो पतली कवर बनाएंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग टेगमेन, टेस्टा। और बीच में से एक फाइन लेयर जो रन कर रही है, ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको, पेरिस्पर्म। ओके, पेरिस्पर्म। या इसको पेरिस्पर्म बोलेंगे। अब ये जो थर्ड डायग्राम है, जो केर्नेल वहां पे दिख रहा है, तो उसकी बाहर की लेयर क्या होनी चाहिए? चलो अभी आंसर करो। पेरिस्पर्म। या समझ गए? तो अराउंड इट, समझ में आया ना, अराउंड द केर्नेल। क्लियर है एक्सप्लेनेशन? अराउंड द Yes, केर्नेल, sir. या Yes, sir. very good. Now see, a white oily endosperm lies below the perisperm. Below the perisperm there is a presence of now endosperms also, and this endosperm कैसा है, इसका सिनारियो ऑयली है। तो यहाँ पे से एक बात जरूर ध्यान रखना, कैस्टर ऑयल आपने नाम सुना होगा। ओके, Yes, इट sir. हैज हाईली मेडिसिनल वैल्यूज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इसी की वजह से बढ़ जाती है। तो याद रखोगे, एंडोस्पर्म के अंदर आपको क्या देखने मिल सकता है, ऑयल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा इनका रिजर्व फूड मटेरियल भी आर ऑयल ड्रॉप्स एंड द प्रोटीन्स। ओके, oil drops and proteins are its reserve food material. Endosperm is the source of castor oil. Embryo lies in the center of the seed, as you can see in the second diagram. Okay, it consists of the short embryo axis bearing the two thin papery semi-transparent oval cotyledons, a small indistinct plumule, and a knob-shaped radicle. तो इसके कॉटिलिडन्स कैसे हैं वो ध्यान रखो। इट इज अ थिन है, पेपरी है, दो कॉटिलिडन्स डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन ये पेपरी है। ओके, सेमी ट्रांसपेरेंट, नॉट एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, इतना आप लोग यहाँ पे से ध्यान में रख सकते हो। इनडिस्टिंक्ट प्लूम्यूल बोला है, मतलब अभी तक पूरी तरीके से हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिस्टिंक्ट। ओके, लेकिन होगा। और नॉब शेप रेडिकल, नॉब शेप यानी क्या, थोड़ा सा ऐसा स्वेलिंग टाइप ऑफ रेडिकल का सिनेरियो देखने मिलेगा। दैट इज व्हाट ओनली कॉल्ड एज अ नॉब। नॉब को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी होता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जस्ट एक ऐसी स्वेलिंग भी बोल दोगे देन आल्सो इट इज फाइन, दैट इज व्हाट द नॉब लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, यू कैन सी इन द लेबलिंग आल्सो कॉटिलिडन हैज बीन मेंशन। एम्ब्रियो के ठीक बाजू का जो व्हाइटिश एरिया है कवर किया है, दोज आर द टू कॉटिलिडन्स ओवर देयर। क्लियर है? ये कैस्टर सीड अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। पहले ये जितना है वो सारी बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. या अरे हो गया है खत्म। तो इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बेटा एक बात ध्यान रखना कि ऑयल यूज किया जाता है, कैस्टर ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉप्स एंड प्रोटीन्स। सो दिस मच ओनली इज दैट, सो नो प्रॉब्लम। चलो अच्छी बात है, टेंशन कम हो गया है, नहीं तो और एक स्लाइड पढ़नी पड़ती मैं इसके रिस्पेक्ट में। चलो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि जब मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में बात चलती है तो सबको दिमाग में एक ही आ जाता है, मोनोकॉट यानी ग्रास फैमिली। ओके, ये भी ऑलमोस्ट ग्रास ही है। ओके, इसके भी लीव्स जो होते हैं पैरेलल वेनेशंस ही दिखाते हैं। पता चलिए क्या होगा आप लोगों को, अभी इतना देर से आप पढ़ रहे हो ये सारी बातें। ओके, तो इसकी लेबलिंग देख लो, याद कर लो, क्योंकि लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ये पर्टिकुलर डायग्राम से। आउटर कवरिंग इज अ पेरिकार्प, under you can see endosperm which is rich in the starch. Okay, there is a presence of allelone layer, यहाँ पे लेबल नहीं की है। ओके, ये है एलिरोन वाली लेयर। ओके, जो कि प्रोटीन रिच होती है। और ये डायग्राम देखो, ये जो अभी अंदर का जो पार्टीशन आ गया है, ओके, उसके अंदर यही बात हो रही थी, कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल। ओके, फिर रेडिकल प्रेजेंट होना, कोलियोराइजा प्रेजेंट होना, और फिर एक स्क्यूटेलम दिखना। यहाँ पे ये लोग ने स्क्यूटेलम देखो किस तरीके से लेबल किया है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया कैसे होता है? वो आप में प्रीवियस लेक्चर में आपको ऐसे कुछ बना के दिखाया था, राइट? ऐसा फाइन पेपरी वाला बना के दिखाया था, रिमेम्बर है ना? और अगर कलर चेंज करें यहाँ पे तो अब बनाते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा एंड ऑल। मतलब ये देखो, ये हो गया प्लूम्यूल, इसके ऊपर की कवरिंग बना देते हैं ये कोलियोटाइल। ओके, कोलियोप्टाइल, ठीक है। और ये नीचे की कवरिंग बनाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? तो ये कोलियोराइजा। ओके, और इसी के अंदर रहेगा यहाँ पे समवेयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल, दैट्स इट। तो कोलियोप्टाइल गिव राइज टू द प्लूम्यूल,
मतलब कवरिंग हट जाएगी, प्लूमिल सामने आ जाएगा, प्लूमिल से ही शूट बनेगा। रेडिकल बनने के लिए कोलियोराइजा को हटना पड़ेगा, कोलियोराइजा हटेगा, रेडिकल फॉर्म्ड होगा। दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। और उसके ठीक ऊपर वाली जगह जो है हाइपोकोटाइल, ओके, और प्लूमिल के ठीक नीचे वाली जो जगह है वो एपिकोटाइल। समझ में आई बात? Yes, sir. या तो सी, मोनोकोटिलिडन एंडोस्पर्मिक, इतना बड़ा एंडोस्पर्म दिख रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है एंडोस्पर्मिक है। ओके, सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट कॉल्ड एज अ कैरियोप्सिस। ड्राई फॉर्म में फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। ये कैरियोप्सिस वर्ड आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तभी आपको ये वर्ड आया रहेगा वहां पे, कैरियोप्सिस सुनने के लिए भी फिर से। ओके, द ग्रेन इज कॉनिकल एंड फ्लैटेंड, पता चली गया होगा कॉनिकल एंड फ्लैटेंड है। ओके, शैलो हस्क ऑकर्स ओवर द पॉइंटेड एंड। शैलो हस्क यानी क्या? ये वाली, ये जो पॉइंटेड रीजन है जहाँ पे एक्चुअल में वो अभी हम लोगों ने लेबलिंग की है, दैट इज ओनली द शैलो हस्क। आपने नॉर्मली मेज का एक ऐसा सीड निकाला होगा मेज में से, है कि नहीं? एक पॉपकॉर्न सीड हाथ में लेके देखा Yes. होगा, द वाइटिश एरिया, वो कितना कम दिखता है वाइटिश एरिया, उसी में ये सारी एक्चुअली डेवलपमेंट के बारे में बात चलती है। One side, see on one side, the border ends bears the papillae representing the remains of the style. यहाँ पे जो छोटा 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 पैपिलेस मतलब ऐसे फाइबर लाइक सब्सटेंस आपको देखने मिलते हैं, those things. Okay, the same side has a depression in which a ridge indicates the position of underlying embryo. मतलब एक ये सारे ऐसी जगह है जिनको नोटिस करके हम लोग एम्ब्रियो तक जा सकते हैं। ओके, ये तब एक्चुअली इतना डिटेल में पढ़ना रहता है जब हम लोग उसका एक्चुअल में सेक्शन लेके देखने की कोशिश करते हैं। ओके, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं से चालू हो रही है, ये पिंक कलर लाइन। हाइलम माइक्रोपाइल आर एब्सेंट ओवर हियर। ओके, सिंस द ग्रेन इज फ्रूट एंड द सीड इज इंटरनल, सही बात है ना? यहाँ पे एक्चुअली ये जो ग्रेन है वो फ्रूट है और जो सीड जो है वो अंदर है। ओके, कलर इज वेरिएबल, सरफेस इज स्मूथ, आपको ये भी पता है। कवरिंग ऑफ द ग्रेन इज मेड अप ऑफ फ्यूज्ड पेरिकार्प, टेस्टा एंड टेगमेन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऊपर लिखा है पेरिकार्प, टेस्टा एंड टेगमेन फ्यूज टुगेदर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। 2/3 of the grain interior has food storage tissue of the endosperm rich in the starch, वो मैंने ऊपर लेबलिंग कर दिया है देखो डायग्राम में स्टार्च करके। और प्रोटीन रिच एलुरोन लेयर लाइज ऑन द आउटर ऑफ द एंडोस्पर्म, तो वो जो वहां पे छोटी 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 क्यूबॉइडल की लेयर दिख रही है ना आप लोगों को पेरिकार्प के जस्ट बिलो, दैट इज ओनली द एलुरोन लेयर। ये डायग्राम में मिसिंग है लेबलिंग। ओके, बट यू अंडरस्टूड दैट। क्लियर हो गया मेज ग्रेन? Yes, sir. Yes, sir. या सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि देखो, सिंगल लेयर, सिंगल लार्ज कॉटिलिडन जो होता है एक्चुअली लाइज लैटरल एंड पैरेलल टू द एम्ब्रियो एक्सिस। हम लोगों ने बात की थी एक्चुअली, अगर ये सेंट्रल एक्सिस है तो मोनोकॉट्स का जो कॉटिलिडन्स है एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में आ जाता है। ओके, मतलब ये इमेजिन करें कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है? मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस के पैरेलल में स्क्यूटेलम ग्रो कर रहा है, ठीक है? स्क्यूटेलम इज अटैच्ड टू द मिडिल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। मतलब क्या? अगर ये मैंने अभी दिखा है आपको, ये जो मिडिल लाइन है एम्ब्रियोनल एक्सिस माने तो इसके बीच में से अटैच होकर चल रहा है। ये निग्लेक्ट करोगे देन आल्सो इट इज फाइन। ओके, इट्स एन आउटर लेयर इन कांटेक्ट, इट्स आउटर लेयर इन कांटेक्ट विद द एंडोस्पर्म व्हिच इज कॉल्ड एज अ एपिथेलियल लेयर। कहाँ पे है ये? यहाँ पे स्क्यूटेलम है। तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बाकी की फर्दर ग्रोथ हमको देखने मिलती है। ओके, और फिर ये ऊपर का सिनारियो, येलो कलर का पार्ट जो कि स्टार्ची एंडोस्पर्म है। अरे वाह, ये येलो कलर ने तो मेज ग्रीन बना दिया, ठीक है? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट। the layer secretes, the outer layer actually, okay, epithelial layers, okay, secretes gibberellic acid. Ga stand for the gibberellic acid, okay, for the formation of amylase, okay, which helps in the digestion of the carbohydrates and all, from the allurant proteins during the germination. Allurant proteins जो है ये आप लोगों को प्रोटीन्स के थ्रू ही कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मेशन होना, मतलब प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग अमाइलेस वगैरह यूज कर सकते हैं, एंजाइम्स। ओके, खास करके तब जब जर्मिनेशन की बात आती है। अभी के लिए मैं आप लोगों को एक ही आइडिया देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये इम्बाइबिशन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में है, तो बेटर यू गो एंड स्टडी दैट इम्बाइबिशन प्रोसेस फ्रॉम द मिनरल न्यूट्रिशन में दिया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाले प्लांट में भी इसके बारे में बात की है, इम्बाइबिशन प्रोसेस। और अगर आपको जानना है तो आई थिंक वी हैड आल्सो टॉक्ड इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
ओके, वहां से भी आपको देखने मिल जाएगा इसके बारे में, इम्बाइबेशन प्रोसेस के बारे में। ओके, तो इम्बाइबेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे पानी अंदर चले जाता है। ओके, वॉल्यूम बढ़ने लगता है, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है बाहर की चीजों के ऊपर। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, जिब्रेलिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन जब जिब्रेलिक एसिड का बढ़ता है तब वो साइमल्टेनियसली अमाइलेज, प्रोटीएज, ओके, लाइपेज, इन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। उसके अंदर ये सारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं सीड के अंदर वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ओके, ऑक्सीजन सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाता है, इस तरीके से जर्मिनेशन होता है। ओके, और सेल डिवाइड होने लगते हैं, तभी प्लूम्यूल एंड रेडिकल इमर्ज होने लगते हैं। सबसे पहला जो बाहर आता है वो रेडिकल होता है, एंड देन फर्दर प्लूम्यूल एंड ऑल, ऐसी ग्रोथ देखने मिलती है। तो जिब्रेलिक एसिड अगर वर्ड दिमाग में रखना है तो एक ही प्रोसेस दिमाग में रखो, इम्बाइबेशन यानी जर्मिनेशन ऑफ द सीड, तभी ये मदद करता है। ओके, एंजाइम्स इसी के वजह से एक्टिवेट होते हैं। अगर ये बंदा अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ या फिर ऑब्टेन नहीं हुआ, सीक्रेट नहीं हुआ, तो बाकी के एंजाइम्स काम नहीं करने वाले। क्लियर हो गया? तो जिब्रेलिक एसिड इज द साइन कि बाकी के एंजाइम्स अभी एक्टिवेट होंगे सर आप और धीरे इम्बाइबेशन बोल रहे हो प्रोसेस क्या? चले। नहीं, क्यों? कैसे साउंड आ रहा है? मेरे में मतलब ऐसा लग रहा है कि फोन पे बात कर रहे हुए आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, मतलब कहाँ तक तूने लास्ट सुना? लास्ट क्या सुना आपने? बाकी बच्चों को प्रॉपरली सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, ये कौन लड़की थी वैसे जो पूछ रही थी? कोई प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका बेटा? एक काम करो, फटाफट लीव करके ज्वाइन कर लो। हाँ सर, एक हाँ, मिनट। फटाफट लीव करो और ज्वाइन करो। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि इम्बाइबेशन प्रोसीजर जो है, जिब्रेलिक एसिड सिक्रेट होगा, बाकी के एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, वो लोग अपना काम करेंगे। रेस्पेक्टिव एंजाइम्स रेस्पेक्टिव चीजों को ही ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। बायोमोलिक्यूल्स में आपने एंजाइम्स पढ़ा है, ठीक है? और एम्ब्रियो एक्सिस एंड्स इन द प्लूमल वगैरह वगैरह, ये सारी बातें अभी फिर से रिपीट हुई है। रेडिकल हैज द रूट कैप। ओके, प्लूमल बियर्स अ स्मॉल लीव्स। प्लूमल के पास लीव्स होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है वही आगे जाके लीव्स वगैरह बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म लीफ आर कॉल्ड एज अ लीफ प्राइमोर्डिया। ओके, sheath derived from the scutellum covers the two ends of the embryo axis and differentiated coleorhiza coleoptile. ओके, तो ये तो क्लियर है एकदम से। शीट्स दो ही जगह पे पढ़ते हो, एक तो कोलियोराइजा है और दूसरा कोलियोप्टाइल है। इसमें कोई डाउट है किसी को? पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट, ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है काफी ज्यादा डिटेल में लिखा है, बट यू अंडरस्टूड व्हाट इज दैट कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, राइट? सर एक बार वो जीए वाला लाइन एक्सप्लेन हाँ, कर दें। या पहले नाम तो बताओ, मैं कब से नाम पूछ रहा था एक्चुअली। वो मैंने सुना नहीं सर, मैं साक्षी। साक्षी, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। हाँ। जीए के बारे में बता रहा था। जीए देखो, जिब्रेलिक एसिड होता है। ओके, इतना पता है, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऐसे फाइटो हार्मोन्स पढ़ते हो, राइट? जर्मिनेशन के लिए, यस सर। सीड जर्मिनेशन के लिए याद रखना जिब्रेलिक एसिड काम करता है। अब मुझे बता, एक होता है ऑक्सिन जो ये डोमेंसी को प्रमोट करता है, और जिब्रेलिक एसिड है डोमेंसी को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। समझ में आया? ये पढ़ा रहेगा आप लोगों ने, प्रमोट करना, ब्रेक डाउन करना। ओके, हाँ तो हाँ जिब्रेलिक एसिड जो है ये डोर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है। मान लिया अगर सीड डोर्मेंट है तो जिब्रेलिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट दे दो, ये लोग सीड डोर्मेंसी को ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब प्रमोट कर देंगे ग्रोथ, इनके अंदर जर्मिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मान लेंगे कि ये डोर्मेंट सीड नहीं है, एक ऐसा सीड है कि जर्मिनेट करने वाली एबिलिटी अभी उसमें है। ओके, तो जब भी इनवाइबेशन प्रोसीजर आती है, मतलब क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर होगा। ओके, और ये मॉइस्चर वगैरह जो है अंदर सीड का वॉल्यूम बढ़ाएगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन भी अंदर जाते रहेगा अभी। ओके, और ये जिब्रेलिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। ओके, सीड के अंदर ही होता है। कहाँ से? आउटर लेयर, अभी हम लोगों ने बात की, आउटर लेयर या फिर एपिथेलियल लेयर जो है, इसी से जिब्रेलिक एसिड का सिक्रीशंस होता है। ये जो जिब्रेलिक एसिड है बाकी के जो एंजाइम सीड्स में प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रिगर करता है, मतलब जो इनएक्टिव एंजाइम्स रहते हैं इनिशियली प्रेजेंट, उनको एक्टिवेट करवाने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है। अभी बात समझ में आया? यस ओके, सर। तो जिब्रेलिक एसिड का काम है एंजाइम्स को ट्रिगर करना, जैसे कि अमाइलेज को ट्रिगर करेगा,
वो कार्बोहाइड्रेट वाले सब्सटेंस को तोड़ेगा, प्रोटीज को ट्रिगर करेगा तो वो प्रोटीन वाले सब्सटेंस को ट्रिगर करेगा, ओके, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। और लाइपेज को ट्रिगर कर रहा है तो लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स के ऊपर अपना काम कर सकता है, ग्लिसरॉल के ऊपर अपना काम कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें, मतलब एक्चुअली क्या है, लिपिड्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, इनमें ब्रेक डाउन होना चालू हो जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर बिकमिंग एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ द जिबरिलिक एसिड, दिस प्रोसेस ओनली कॉल्ड एज इनबाइबिशन, वेयर देयर इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो टेकिंग प्लेस, सेल इज आल्सो डिवाइडिंग वेरी फास्ट। अभी समझा? ठीक है, हाँ सर। या नेक्स्ट। तो area of embryo axis is between the plumule quaternary node is epicotyle and area between the quaternary node and the radical is called as hypocotyle। तो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल हर बार मैंने डिफाइन करके रखा है, बट आप लोग समझ गए ना कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। एपिकोटाइल अगर पूछा तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले इतना बताओ। कितना सारा बात कर लिया हम लोगों ने, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, बार 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 आ रहा है। ठीक है, अच्छा तुम मुझे बताओ कोलियोप्टाइल के नीचे कौन सी कवरिंग, कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? कोलियोप्टाइल के जस्ट नीचे क्या होगा प्रेजेंट? कोई भी आंसर कर सकता है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझा? मोनोकॉट्स में कोलियोप्टाइल के जस्ट नीचे क्या होता है? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, कंफ्यूज हो गए? अरे रे रे रे, ऐसे कंफ्यूजन से नहीं चलेगा। बताओ मुझे अगर आपको नहीं समझा तो, ठीक है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहता मैं। देखो ये आपका स्क्यूटेलम हो गया, ठीक है, ये पेपर ही है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमको स्क्यूटेलम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने वो बीच में एक सेल वाली लेयर देखी थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्कार देखा था जो कि दूसरे कॉटिलेडन का, सेकंड कॉटिलेडन का ओरिजिन बोल सकते हो, लेकिन वो डेवलप नहीं होता, एक ही कॉटिलेडन डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब यही वाला सिनारियो जो है ये आगे जाके ऐसे डेवलप्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये जाके नीचे की तरफ डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दो लेयर यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक ऊपर के साइड में लेयर है रेड कलर की, एक नीचे के साइड में लेयर है रेड कलर की। अब मुझे ये पूछना था कि ये है कोलियोप्टाइल, ठीक है, और नीचे का जो है ये कोलियोराइज है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जस्ट कोलियोप्टाइल के नीचे ये जो लेयर है ये कौन सी है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। अभी बताओ आंसर। Epicotyle. नहीं, प्लीम्यूल आएगा। बात समझी? प्लीम्यूल आएगा, ओके। वैसे यहाँ पे कोलियोराइजा के ठीक नीचे रेडिकल आएगा। अब जो तूने आंसर किया था, अब जो आपने आंसर किया है वो यहाँ पे आएगा एपिकोटाइल, ओके, और यहाँ पे आंसर आएगा हाइपोकोटाइल। अभी समझा? और ये बीच में जो चल रहा है Yes, एरिया, sir. इसी को हम लोग बोलेंगे कॉटिलिडरी एक्सिस, ओके, या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके। और इसी के पैरेलल में ये बंदा ग्रो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, ओके, वो स्क्यूटेलम है, ये वन कॉटिलिडन। अभी मुझे बताओ सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, कोलियोप्टाइल sir. इट्स एंड कवरिंग, उसके नीचे पहला प्लीम्यूल, प्लीम्यूल के नीचे एपिकोटाइल। इसलिए तो मैंने कहा कि कोलियोप्टाइल के जस्ट नीचे क्या है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए प्लीम्यूल। उसके नीचे क्या होता, या फिर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द, क्या बोल सकते हैं, एरिया प्रेजेंट बिटवीन द कॉटिलिडरी एक्सिस या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द प्लूम्यूल, तो तुम्हारा आंसर होता एपिकोटाइल। अभी समझा? ऐसे Yes, ही sir. सेम क्वेश्चन आप हाइपोकोटाइल के लिए भी बना लीजिए। हाँ, अभी लगता है मुझे सारी बातें एकदम से क्लियर हो गई है मोनोकॉट्स के रेस्पेक्ट में भी। भूलना नहीं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे। कंफ्यूजन आया तो आपकी गाड़ी हाथ से निकल जाएगी एकदम से। ये ऑनियन के सीड है, आपके स्क्रीन पे जो आया है डायग्राम, यू कैन सी seed coat is present, shoot apical meristem is present, hypocotyl root axis and all, root tip वहां पे देखने मिलेगा, endosperm is over here, okay। ये सारी बातें यहाँ पे लेबलिंग कर चुके हैं, सेम थिंग यहाँ पे लिखा है, छोटा सा है, फटाफट खत्म कर सकते हैं सिंस 2 minutes are there to end this session। तो देखो इट इज अ स्मॉल ब्लैकिश एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडनस सीड है, एंडोस्पर्मिक है, मतलब एंडोस्पर्म है अभी उसमें, विद wrinkled surface, बाहर का जो सरफेस है ये जो दिख रहा है, इट्स अ wrinkled kind of surface, irregular kind of surface। seed coat is a little tough,
it is colored. Okay, endosperm is a food storage. Also it is tough, semi transparent है. Embryo is curved and embedded in the endosperm. ये line ही important है question के respect में with respect to the onion seed. Okay, next, embryo axis is a small as compared to the single cotyledon like scutellum. Epicotyl is inconspicuous, plumule is not distinguishable. Okay, मतलब अभी तक पूरी तरीके से हम plumule को define नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेबलिंग में इतना खास लेबलिंग नहीं किया है. Okay, instead of shoot apical meristem is present. Okay, instead of shoot apical meristem यानी क्या, सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी वहां पे देखने मिलेगी. ओके, अ नॉच occurs in an area of origin of a single cotyledons. Hypocotyl is larger and bears the radical and the root tip. बस इससे ज्यादा कुछ आपको ध्यान में रखना नहीं है, इतना ही काफी आप लोगों के लिए. ओके, एनसीईआरटी में है ये डायग्राम, एक बार देख लेना. यहाँ पे क्लियर हो गया. ये हम लोगों ने चारों सीट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. वी विल बी प्रोसीडिंग विद रेस्पेक्ट टू द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो. यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स? नो सर. ओके, तो ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. चलो, थैंक यू सर. या